गुड मॉर्निंग। फिर से आज आपके सामने। आज रश्मि नहीं, मधु कह देते हैं, क्योंकि मेरा एक नाम मधु भी है। आज बात करने में ये बात कर रहे हैं कि आजकल एक किताब पढ़ रहे हैं, तो उससे ये एक आइडिया होता है कि समाज किस तरह से बिगड़ता है। उसी सब किताब के टॉपिक्स को लेके सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि धन, धर्म और भय, ये सब इस तरह की अफीम है जो समाज को कब तटस्थ बनाती हैं, तटस्थ के बाद एक रोबोट बना देती हैं, और वो उसी ट्रैक पे सोचता चला जाता है जो धर्म उससे सोच रहा है। देखा जाए तो ये सब वर्ड को रिलेटेड भी है। अगर एक आदमी गरीब है और उसको पैसा दिया जा रहा है, शराब की बोतलें दी जा रही हैं, तो वो झुक जाएगा। और धर्म, रामलला का भय, मोहम्मद साहब का भय, गुरु नानक का भय, तो धर्म भी अफीम है, धन भी अफीम है, और इनके माध्यम से जो पैदा किया जाता है वो डर है। वो डर इंसान को हमेशा एक केंचुल के अंदर ही रखता है। उसकी असलियत कभी सामने आ नहीं जा सकती, क्योंकि इनके माध्यम से जो डर पैदा कर दिया गया है वो आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो ये जो डर है, इसको 1, 2, 10, 50 लोग नहीं दूर कर सकते। माइट इज राइट वाली बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये तो थी फूड फॉर थॉट। सोचिएगा और अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। थोड़ा थोड़ा अभिव्यक्ति, खुद को अभिव्यक्त करना सीखिए कि हाँ, आप इस बारे में ऐसा सोचते हैं। तो उन्हीं 10 विचारों को पढ़ के शायद नए विचार जन्म लें। अब आज की 2 कहानियों पे आते हैं। एक कहानी है सबसे बड़ा रुपया, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा रुपया। लोग कहते हैं कि हैसियत बनाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर इंसान उस अवस्था में पहुंचता है जिसको सुख की संज्ञा दी जा सकती है। पर प्रखर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, इकलौता होने के कारण दुलार भी भरपूर। शहर के महंगे स्कूल में उसका नाम औसत दर्जे का विद्यार्थी होने के बावजूद पास आसानी से हो जाता। क्यों न होता, मंत्री पुत्र जो था, जो मांगा हाजिर। महंगी महंगी कारों में घूमता, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनता, और उसकी ही मांग पर पिता ने लंदन पढ़ने भी भेज दिया। दोस्त ऐसे कि जिनके साथ उसने जिंदगी का मजा छक कर लिया। डिस्को, पब, कार में बियर की बोतलें, तेज म्यूजिक। नौकरी की चिंता नहीं थी, पिता की अकूत संपत्ति और डाले हुए बिजनेस उसे ही तो संभालने थे। माँ किटी पार्टीज में वह गहने खरीदने में व्यस्त, यानी बेशुमार धन का सदुपयोग पूरा परिवार मिलकर कर रहा था। किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ना था। प्रखर गाना अच्छा गा लेता था और सीटी की धुन पर गाना निकालने में माहिर। जब कहीं बाहर जाता, स्टाइल से अपने बाल संवारते हुए, बालों में पानी लगा, उंगलियां फिराते हुए होठों पर सीटी की धुन होती। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। फेवरेट धुन थी उसकी, क्योंकि सार्थक जो कर रहा था इन पंक्तियों के आशय। आज अंजलि के साथ डेट, तो कल अमिता के साथ। फेसबुक पर फैले 20 प्रेम प्रसंग। तभी जीवन में कुछ अघटित घटा। कोई उसे सचमुच अच्छी लगने लगी थी। उसके साथ समय बिताना, बातें करना, अपनी हर समस्या उसके साथ शेयर कर लेना। मनीषा थी भी तो ऐसी ही, निश्चल, वाक्पटु, सहज और बनावट से दूर। प्रखर अक्सर कार बदल बदल कर उसे घुमाने ले जाता, महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाता। पर मनीषा वहां भी उतनी ही सहजता से बैठी, हंसती खिलखिलाती बातें करती रहती, जितना कि स्ट्रीट फूड खाते समय। उसके हाव भाव से लगता ही नहीं कि वो उन आलीशान होटल्स में जाकर रंच मात्र भी प्रभावित हुई हो, जबकि प्रखर उसकी आंखों में अपने धन की स्वीकृति देखने को बेताब।
प्रखर एक कदम आगे जाकर उसको आभूषणों की भेंट देना चाहता, पर मनीषा की ओर से ये भेंट शालीनता के साथ इनकार कर दी जाती। क्रोध के आवेश में प्रखर उसको मन ही मन गाली देने से भी नहीं चूकता। साली नौटंकी, भला ऐसे भी कभी हुआ है कि धन दौलत के जाल में कोई ना फंसा हो? और आज जब उसे मनीषा का एक छोटा सा नोट मिला, प्रखर, हम अच्छे दोस्त हो सकते थे, पर तुमने मेरे बारे में जो धारणा बना ली है उसके चलते हमारे मित्र बने रहने की संभावना क्षीण हो गई है। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। तुम जितने तरीकों से भी मुझसे संपर्क साध सकते हो बदले जा चुके हैं। प्रखर उल्टे पांव मनीषा के रूम की तरफ भागा, पर वहां एक मोटा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। घर पहुंचकर उसने एक लार्ज पैक बनाया, कोशिश की सीटी की अपनी फेवरेट धुन निकालने की। ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। यहाँ तक आते आते उसका सुर गला रूंध जाने के कारण बेसुरे से हो गए। हाँ, रो रहा था वो, पर क्यों? ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आंख खुली तो सवेरा हो चुका था और कोई डोर बेल बजा रहा था। साथ ही हाथों की थाप भी खटखट आती ही जा रही थी। आंख मलते हुए दरवाजा खुला। सामने पूनम थी, उसके घर खाना बनाने वाली। भैया जी, कितनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, मैं तो डर गई थी। पूनम, जा एक कप कड़क चाय तो लेकर आ। अच्छा भैया जी। जब पूनम चाय लेकर आई तो प्रखर ने उसको पहली बार ध्यान से देखा। उसकी वेशभूषा उसके निम्न वर्ग का होने की गवाही दे रही थी। पूनम, तुम स्कूल जाती हो? भैया जी, मेरी 4 बहनें हैं जो सभी किन्हीं न किसी घर में काम करती हैं। अगर स्कूल गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ, एक सबसे छोटा भाई है, वो जाता है स्कूल। माँ ने उसके लिए ट्यूशन भी लगा दी है। आज पहली बार प्रखर को बातें करते देखकर उस मुखर बालिका को भी आनंद आ रहा था। अपनी पूरी राम कहानी बताने को बेताब। पूनम, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ भैया जी, क्यों नहीं। अब वो पूनम के साथ उसकी बस्ती की ओर चल दिया। वो किसी गरीब बस्ती को जीवन में फिल्मों से इतर शायद पहली बार देख रहा था। कच्ची सड़क, काला बदबूदार पानी बहते हुए, धूल से सने बच्चे, उसका सर्वांग सिहर गया। एक क्षण के आगे उसकी आंखों के आगे वो धन तैर गया जिसे वो पानी की तरह बहा देता था। समय आ चुका था धन के सदुपयोग का। 2-3 दिन तक वो कई योजनाएं अपने मस्तिष्क में बना और बिगाड़ चुका था। अंत में उठा पहला कदम उस बस्ती के सारे बच्चों का विभिन्न स्कूलों में दाखिला। किताबों का खर्च सब आसानी से वहन हो गया। अब 3 वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्वयंसेवी संस्था मनीषा स्वयंसेवी संस्थान उसके अथक प्रयासों से बहुत से निर्धन परिवार का स्तर सुधार चुकी थी। आज कार निकालकर ड्राइव करते हुए प्रखर बहुत वर्षों बाद सीटी की धुन पर अपनी फेवरेट धुन निकाल रहा था। ना बीबी ना बच्चा, और सुर पूरे वातावरण में गुंजायमान हो रहे थे। तो देखा आपने, ये तो थी मेरी पहली कहानी। खुशी कहाँ है उसको ढूंढने बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता। धन कोई खुशी की बात नहीं है, जरूरी है, पर उतना ही जितना होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी दूसरी और सुनाती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे। ये कहानियां शायद मेरे बहुत से पाठकों ने पढ़ रखी होंगी। सुन लीजिए, बहुत से सुनेंगे भी पहली बार। अपने गद्देदार पलंग पर पड़े पंकज शांत भाव से कमरे का अवलोकन कर रहे थे। स्वच्छता में आईने को भी मात देती हुई फर्श, जिस पर पड़ा गुदगुदा कालीन, दीवारों पर लगी महंगी, किसी के यहाँ भी आसानी से न उपलब्ध पेंटिंग्स, दुर्लभ क्रॉकरी में करीने से सजे फल, शांत भाव से चलता एसी, चीख चीख कर उनकी समृद्धता की कहानी कह रहे थे। सहसा ही आंखों की कोरों से टपकने वाले 2 आंसुओं को उन्होंने बड़ी सफाई से पोंछना चाहा, पर स्मृतियां थी कि छाया चित्रों के समान उनकी आंखों के आगे तैर जा रही थी। उनको फालिश पड़ा था और वो हिलने डुलने में आंशिक रूप से अक्षम हो चुके थे। स्पष्ट तो नहीं, पर बोली अभी इतनी शेष थी कि वो अपनी बात दूसरों को समझा सके। तभी चुस्त नर्स ने उन्हें उठने का इशारा किया। उनके स्पंज का समय हो चुका था।
स्पंज से थोड़ी ताजगी महसूस करते हुए उन्होंने उन्हें अपनी आंखें बंद की। इस बार वो स्पष्ट रूप से अपने छोटे से शहर, उसके मोहल्ले, घर और घर के बाशिंदों को देख पा रहे थे। दोस्तों के बीच उन्मुक्त रूप से हास परिहास करते हुए, माँ को खाना थोड़ी देर में खाने की सूचना देते हुए, वो अपनी सभी मीठी स्मृतियां उनके कलेजे में एक तरावट का एहसास करा रही थी। पंकज जी एक बार पुनः उन यादों के भंवर से निकलने की चेष्टा कर ही रहे थे, पर हठी यादें समुद्र की उद्दाम लहरों की भांति मन के तट पर बार बार वार करती ही जा रही थी। मध्यम वर्गीय परिवार, जिसका गुजारा मुश्किल से ही चलता था, परंतु सपने की वादियों में उड़ने से उनके युवा मन को भला कौन रोक सकता था। उनके वो रिश्ते नाते और जान पहचान वाले जो समृद्ध थे और कार में चलते थे, जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे, उनको हमेशा ही एक हीन भावना का एहसास कराते थे। पर स्वयं को कमजोर समझने की अपेक्षा दृढ़ निश्चय के बल पर ही उन्होंने अपने सपनों को अमली जामा पहनाकर ही दम लिया। रात दिन मेहनत का फल देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, और वहां भी टॉप करने के रूप में मिला। अब उनके माँ बाप और रिश्तेदार जब उनका उल्लेख अपने पुत्र, भांजे या भतीजे के रूप में करते तो एक दर्द की भावना को वो और उनके माता पिता भी महसूस करते। उनको भी एक शांति प्राप्त होती थी। उनकी ओर उठने वाली सभी उंगलियों, नालायक आदि संबोधनों को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। ऊंचा और ऊंचा उड़ने की प्रबल आकांक्षा वेग पकड़ती जा रही थी और एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करके उन्होंने अमेरिका में रहने का फैसला किया। समय पंख लगाकर उड़ चला। भौतिकता की चकाचौंध में आंखें खोलने वाले उनके पुत्र और पुत्री का लालन पालन निरंतर विदेशी वातावरण में हुआ, और भारत जाने पर भी उनका वहां के देसी वातावरण से तारतम्य बैठाना असंभव ही था। गहरी सांस लेते हुए पंकज ने सोचा, शायद जिस हवा में उनकी संतान ने परवरिश पाई और जिस आधुनिकता की ओर उनके कदम बढ़ चुके थे, क्या यही उनका अभीष्ट था? और दिल बार बार उत्तर दे रहा था, नहीं नहीं, उनका फैसला गलत था। आज वो परिवार को तो नहीं मजबूर कर सकते थे, पर स्वयं के बारे में वो फैसला ले चुके थे। तभी डॉक्टर के साथ उनके कमरे में उनके 2 भाइयों का पदार्पण हुआ। उनके गले लगते ही यत्न से रोके आंसू बह निकले। आज वो वापस जा रहे थे अपने देश, अपने छोटे से शहर और मोहल्ले में, अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच, अपने को भारहीन और स्वस्थ महसूस करते हुए। ये भी उसी पैटर्न की कहानी सुख अपनों के बीच है। सुख अपनों के बीच है। सो पूरे जीवन में कभी कमाइए, सुख ढूंढिए, धन खोजिए, पर अपनों को इग्नोर करना किसी दिन आपको अफसोस से भर देगा। ये मेरी दोनों कहानियां, आशा है आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे। बस करती हूँ, फिर मिलूंगी कदम दर कदम पर।